गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इनटेक केयर इंस्टीट्यूट ढाका के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव का नेक्स्ट पार्ट जो है ना पार्ट 4 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पिछली क्लास में भी थोड़ी बहुत डिस्कशन हुई थी और उसके बारे में बताया था कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा उसका पार्ट जो बताया था सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो पहले हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में जैसे टेस्टिस, स्क्रोटम और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। जो मेन रिप्रोडक्टिव का जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है उसको हम 3 पार्ट में बेसिकली आप देख सकते हैं, 3 पार्ट में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। और जैसे फर्स्ट पार्ट हमारा एक्सेसरी डक्ट हो गया, सेकेंड पार्ट हमारा एक्सेसरी ग्लैंड्स हो गया और थर्ड पार्ट जो हमारा है वो एक्सटर्नल जेनिटलिया। एक्सेसरी डक्ट में अगर हम देखें कि ये डक्ट अगर करता क्या है तो समझ लीजिए कि ये स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। स्पर्म को स्टोर करने का भी काम करता है और उसको टेस्टिस से आउटसाइड जो है ना ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करता है। ये एक्सेसरी डक्ट इसमें काम करता है और इसको बहुत अच्छे ढंग से इसको याद रखना है। जैसे आपको ये बताया गया है एकदम सीक्वेंशियल तरीके से आपको याद रखना है। कई बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि बीच का कोई एक सीक्वेंस जो है ना आपको गायब कर देगा और फिर उसका नेम पूछा जाता है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से रखना है। जैसे सबसे पहला जो है ना आपका जैसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होता है वो थ्रू ट्यूबुलाई रेक्टाई, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से वो ट्यूबुलाई रेक्टाई में खुलता है। ट्यूबुलाई रेक्टाई अगेन आगे जा करके रीटेड टेस्टिस, जो रीटेड टेस्टिस में जा करके ओपन होता है। रीटेड टेस्टिस जो है आपको वासा इफ्रेंसिया में खुलता है और वासा इफ्रेंसिया मेनी वासा इफ्रेंसिया जो कई सारे वासा इफ्रेंसिया होगा वो आपको जा करके फिर वो इपिडिडाइमिस का फॉर्मेशन करता है। इपिडिडाइमिस जो होता है वो ध्यान रखना है कि ये इसी के अंदर में आपको कैपेसिटेशन का प्रोसेस होता है। दैट मीन्स के स्पर्म जो है आपका मैच्योर्ड भी होता है, मोटिलिटी भी होती है और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी भी उसके अंदर आ जाता है, वो इपिडाइमिस में होता है। तो अगर हम ये कहें कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इपिडिडाइमिस में ही स्पर्म स्टोर करता है। यहाँ इसके ऊपर में आपको दिखाया गया है वासा इफ्रेंसिया जो कि ये सिलिएटेड होता है। सिलिएटेड मीन्स क्या होता है, छोटे छोटे सिलिया उसके इंटरनल वॉल पे होता है जिससे स्पर्म को या स्पर्मेटोजोआ को मूवमेंट करने में उसको काफ़ी हेल्प मिलता है और वहाँ से मूव करते हुए इपिडिडाइमिस में चला जाता है और इपिडिडाइमिस में जा करके कुछ समय के लिए वो रुकता है। और रुकने का यहाँ पे अर्थ क्या है कि उसकी ये प्रोसेस होती है जिसको कैपेसिटेशन प्रोसेस कह सकते हैं, जिसमें वो स्पर्म जो है कंप्लीटली मैच्योर्ड होता है और साथ ही साथ वो मोटाइल बन जाता है और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी जो उसके अंदर होनी चाहिए वो हो जाता है। तो फुल्ली मैच्योर्ड यही पे होता है जिसको हम इपिडाइमिस कहते हैं। उसके बाद ये इपिडाइमिस आगे चल करके वास्ट डिफरेंस में जा करके ओपन होता है और ये वास्ट डिफरेंस जो ना फिर जा करके यूरेथ्रा में ओपनिंग हो जाती है और ये इसी यूरेथ्रा के द्वारा जिसको हम एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट कहते हैं जो आउटसाइड जो होता है यूरेथ्रल मीटस के द्वारा उसको क्या किया जाता है, उसको बाहर कर दिया जाता है। तो दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि इसके आगे जो होता है ओपनिंग जो होती है यूरेथ्रल ओपनिंग आप कह सकते हैं। तो यूरेथ्रल ओपनिंग जिसको हम यूरेथ्रल मीटस भी कह सकते हैं, यूरेथ्रल मीटस, इसी के द्वारा यूरेथ्रा ओपन होता है और जो भी उधर से आता हुआ स्पर्म सेल्स होते हैं वो सारा का सारा यूरेथ्रा के थ्रू शरीर से बिल्कुल बाहर हो जाता है। इजैकुलेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। फिर आगे हम लोग देखते हैं एक्सेसरी ग्लैंड के बारे में। तो एक्सेसरी ग्लैंड में आपको ये बहुत ध्यान रखना है, जैसे सेमिनल वेसाइकल्स जिसको आप वेसिकुलर और सेमिनल ग्लैंड भी कह सकते हैं या वेसिकुलर ग्लैंड भी कह सकते हैं।
सेकेंड ग्लैंड जो हमारा है वो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे काफ़ी लोग अवेयर होते हैं प्रोस्टेट मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड से। और नेक्स्ट जो हमारा थर्ड जो ग्लैंड के रूप में होता है वो हमारा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या इसी को हम कॉपर्स ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। तो इसके बारे में भी अगर हम बात करें तो सेमिनल वेसाइकिल जो होती है, इस सेमिनल वेसाइकिल्स के थ्रू जो है बहुत सारे सेमिनल फ्लूइड निकलता है। और ये सेमिनल फ्लूइड जो होती है वो कई सारे परसेंटेज जो होती है इसकी बहुत अच्छी खासी होती है। और फिर वहाँ से प्रोस्टेट ग्लैंड से भी आपको कुछ मिल्की अल्कलाइन फ्लूइड निकलता है। और ये ध्यान रखना है इस चीज़ को कि सबका अपना अपना काम होता है। तो हम लोग बारी बारी से थोड़ा सा इसको देखेंगे। ये ध्यान रखना है कि सेमिनल वेसाइकिल जो होती है वो याद रखिएगा पेयर में होता है। ये पेयर्ड होता है, यानी जोड़े में होता है। और ये किस तरीके का स्ट्रक्चर हो सकता है आप समझिए इस तरीके से कि ये सेमिनल वेसाइकिल्स जो होती है ये सेमिनल वेसाइकिल्स है। और ये सेमिनल वेसाइकिल्स से ये जो डक्ट निकलता है ये इसी डक्ट के साथ जो आगे चल करके यूरेथ्रल ओपनिंग बना लेता है, ये यूरेथ्रा में जाकर के ओपन हो जाता है। तो यहाँ से ये जो आपका वास डिफरेंस जो निकलता है, ये वास डिफरेंस आप कह सकते हैं, ये वास डिफरेंस है। तो वास डिफरेंस जैसे ही इसमें दोनों सेमिनल वेसाइकिल्स आकर के कनेक्ट हो जाता है तो इससे हम इजैकुलेटरी डक्ट के नाम से जानते हैं। इजैकुलेटरी डक्ट जब फर्दर इजैकुलेशन प्रोसेस के लिए काम करता है तो ये इजैकुलेटरी डक्ट में जाकर के मतलब इसका फॉर्मेशन कर देता है। और यहीं पे अगर देखा जाए तो यहीं पे एक ग्लैंड होता है। देखने में आपको ऐसा लगेगा कि ये एक ही ग्लैंड है, लेकिन एक्चुअल में इसके अंदर में तकरीबन 30 से 50 इसके अंदर में ग्लैंड्स होते हैं, जो छोटे छोटे ग्लैंड्स के रूप में होता है, जिसे आप प्रोस्टेट ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। इसको हम प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं, जिसको जो एक बहुत बड़े एनाटॉमिस्ट थे हेरोफिलस उसका नाम है, जिन्होंने प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में इसको डिस्क्राइब किया था। तो ये ध्यान रखना है, कभी कभी ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बन जाता है कि हु एक्सप्लेन द प्रोस्टेट ग्लैंड, तो हेरोफिलस का नाम आता है। और यहाँ आगे बढ़ने के बाद जैसे ही ये यूरेथ्रा आगे की ओर बढ़ता है तो यहाँ पे आपको छोटा सा एक पेयर्ड ग्लैंड होता है, जिस ग्लैंड को हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। बल्बो यूरेथ्रल, इसी का दूसरा नाम कॉपर्स ग्लैंड है। एक्चुअल में ये कॉपर्स ग्लैंड जो है इसलिए रखा गया है क्योंकि ये भी एक बहुत बड़े इंग्लिश एनाटॉमिस्ट थे जिनका नाम विलियम कॉपर्स था। तो विलियम कॉपर जो था उसी के नाम पे इसको कॉपर्स ग्लैंड रखा गया है। और ये फर्दर आगे जा करके आपको ये यूरेथ्रा आगे की ओर एक्सटेंड कर जाता है और यूरेथ्रल मीटर्स के थ्रू इधर से जो भी मटेरियल जो है ना आपका पास होते हुए जाएगा और वो आगे की ओर चला जाता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो सीक्वेंस में आपको याद रखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, तो ये ध्यान रखना है। आगे चल करके अगर इसका थर्ड पार्ट की हम बात करें, जिसको हम एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के नाम से जानते हैं, ये एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का मतलब क्या है कि जो बाहरी रूप से जननांग होता है उसके बारे में इस चीज़ को बताता है। तो इसमें आप सबसे पहले ध्यान रखें कि ये आपका पेनिस आता है, पेनिस ग्लांस आता है एंड फोरस्किन है।
जिसको हम प्रीप्यूस के नाम से भी जानते हैं। तो पेनिस एक्चुअली में क्या है कि ये आपका एक ऐसा बॉडी पार्ट है जो इसी के अंदर में आपको ये यूरेथ्रा होता है, और ये जो आपको बहुत सारे टिश्यूज से बने होते हैं, जिस टिश्यूज को हम स्पॉन्जी टिश्यूज के नाम से भी जानते हैं। स्पॉन्जी टिश्यूज या कह सकते हैं कि ये कॉर्पस स्पॉन्जियोसम टाइप के टिश्यूज से ये बना होता है, और इसके अंदर में आपको बहुत सारे ब्लड वेसल्स जो होता है, ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है। बहुत सारे इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि इसमें ब्लड की सप्लाई काफ़ी मात्रा तक होती है। और ये जो पेनिस का जो सबसे टिप पार्ट है, टिप ऑफ पेनिस जो होता है, जिसे आप पेनिस ग्लांस कह सकते हैं, ये ग्लांस पेनिस के नाम से जाना जाता है। ग्लांस पेनिस, याद रखना है कि ये ग्लांस पेनिस जो होता है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है, और ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्टिविटी ये पेनिस ग्लांस जो होता है बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड कंडीशन हो जाता है, और ये एक्साइटेड कंडीशन जो होता है इसमें ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ही ज़्यादा फास्ट तरीके से हो जाता है। और फाइनली आप देखिए कि ये ग्लांस पेनिस के ऊपर में एक स्किन की कवरिंग होती है। इस स्किन को हम जनरली फोर स्किन के नाम से जानते हैं। फोर स्किन या इसी को हम प्रीप्यूस के नाम से जानते हैं। प्रीप्यूस या इसी को हम फोर स्किन के नाम से जानते हैं। तो ये फोर स्किन या प्रीप्यूस होता है। कई बार ऐसा देखा गया है, खासतौर से मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर में चाइल्ड स्टेज में जो मेल चाइल्ड होता है, और उसके प्रीप्यूस को क्या किया जाता है कि सिजेरियन तरीके से, दैट मीन्स कि उसको सर्जिकली उससे क्या किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। और तो अब हम लोग देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर में सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि फ्रंट व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो बिल्कुल फ्रंट साइड से लिया गया हुआ है। तो ये इस पिक्चर को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि ये दोनों टेस्टिस जो है हमारा, इसको हमने अलग कर दिया, और ये टेस्टिस से निकला हुआ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो आपके सामने जा रहा है, वो जिसको हम वास्ट डिफरेंस कहते हैं। यहाँ से भी आपका एक वास्ट डिफरेंस जा रहा है। ये दोनों जो है आपको एक जगह कहीं मिल भी रहा है, आप जो दिख रहे हैं। और यहाँ ये जो आपका एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो आपको यहाँ बनाया गया है, या पियर शेप जो आपका स्ट्रक्चर जो आपका तैयार किया गया है, ये स्ट्रक्चर जो है ना आपको यूरिनरी ब्लैडर का है। ये यूरिनरी ब्लैडर के अंदर में यहाँ पे जो ट्यूब दो साइड से दिखाया गया हुआ है, ये समझना है कि ये किडनीज की तरफ से आ रहा है, और इसके थ्रू हम कह सकते हैं कि इसके थ्रू जो हमारा यूरिन इसके अंदर में आता है, और ये यूरिन जो है ना इसके अंदर में यूरिन पूरा का पूरा भर जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिनरी ब्लैडर से आगे यहाँ पे ये जो आपका वास्ट डिफरेंस दोनों आकर के मिल जाता है, और मिलने के बाद जो है ना फिर वो कॉमन एक पाथ बन जाता है, जिसको हम यूरेथ्रा कहते हैं। इस यूरेथ्रा के थ्रू जो ना ये आगे की ओर, ये यूरेथ्रा आगे की ओर कंटिन्यू हो जाता है। तो यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है कि ये जो आपका यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट जो बना हुआ है, जहाँ पे ये ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद जो है ना ये आपका इजैकुलेटरी डक्ट कहलाता है। और इजैकुलेटरी डक्ट इसमें हम आगे बताएंगे। ये डक्ट जो है आपका, यहीं पे आपका ये एक लिफ लाइक स्ट्रक्चर जो आपके सामने दिख रहा है, इसी को हम सेमिनल वेसाइकल कहते हैं, जहाँ से आपको सीमेन का डिस्चार्ज होता है। और ये एक अल्कलाइन फ्लूइड होता है, जो आप समझ लीजिए कि सीमेन का लगभग 70% वॉल्यूम को ऑक्युपाई करता है। आगे ये यूरेथ्रा की तरफ जो ना ओपनिंग होता है, ये यूरेथ्रा आगे की ओर एक्सटेंड करता है, जहाँ पे आपको ये एक जब सिंगल, एक देखने में तो लगता है कि ये सिंगल है, लेकिन एक्चुअल में ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। और प्रोस्टेट ग्लैंड लगभग इसके अंदर में 30 से
50 इसके अंदर में ग्लैंड होते हैं छोटे छोटे, और इससे भी आपको एक मिल्की सिक्रीशन होती है, मिल्की फ्लूइड सिक्रीशन होती है। और ये उसके ठीक आगे नेक्स्ट मतलब जो छोटा सा ग्लैंड आपको दिख रहा है, ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहलाता है, जिसे आप कॉपर्स ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। यूरेथ्रा आगे, ये यूरेथ्रा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आगे एक्सटेंड करता है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, जहाँ पे ये पेनिस का एक पार्ट बन जाता है। और इस पेनिस के अंदर में अगर हम देखें तो ये यूरेथ्रा इनसाइड होता है, लेकिन ये एक कॉर्पस स्पॉन्जियोसम नामक स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होता है, और उसी टिश्यूज से ये बना हुआ होता है, जहाँ पे वास्कुलर सिस्टम काफ़ी हाई लेवल पे होता है। और इसका जो टिप है, जिसे आप ग्लांस पेनिस के नाम से जानते हैं, ये ग्लांस पेनिस जो कि काफ़ी हाईली सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, और इसके ऊपर में एक स्किन की कवरिंग होती है, जिसे हम फोर स्किन या प्रीप्यूस के नाम से जानते हैं। तो ये यूरेथ्रा आगे चल करके एक ओपनिंग होती है, जिससे हम यूरेथ्रल मीटस के नाम से जानते हैं। अगेन इसके बाद हम लोग जो है इसका एक पेल्विस रीजन में जो डायरेक्टली हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अगर दिखा सकते हैं, तो फिर से उसी चीज़ को हम लोग एक दूसरे स्ट्रक्चर से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ पे ये टेस्टिस है, टेस्टिस से ये आपका वास्ट डिफरेंस जो है ना आगे चल करके जहाँ से आपका ये जो कॉमन डक्ट बन जाता है, और ये इजैकुलेटरी डक्ट जो है ना आगे की ओर यूरेथ्रा में ओपनिंग हो जाती है। ये ध्यान रखना है कि मेल के अंदर में जो यूरेथ्रा है, दैट मीन्स कि इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो एक कॉमन डक्ट के रूप में होता है, जिसके थ्रू सीमेन, दैट मीन्स के स्पर्म का डिस्चार्ज और यूरिन का भी डिस्चार्ज, यानी दोनों के लिए एक ही पाथ होता है। बट ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से समझने की बात है कि फीमेल के केस में आप समझ लीजिए कि यूरिन का डिस्चार्ज जो होता है यूरेथ्रा से होता है, लेकिन अगर हम ये कहें कि बाकी जो उसका जो जेनाइटल पार्ट है या जेनाइटल ओपनिंग होती है वो उसके लिए अलग होता है। तो उसको हम जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो उसको बहुत डिटेल पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग इसको देखें तो ये आगे फिर वही आपको सेमिनल वेसाइकल्स, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको आप कॉपर्स ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि प्रोस्टेट ग्लैंड से जो फ्लूइड निकलता है सीमेन के लगभग 20 से 30% वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है। और इसके बाद जो है ना, अब इस टेस्टिस को थोड़ा सा हम और उसका LS लेकर के अगर देखें तो उसका अगर हम LS लेते हैं तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा हम जूम करके आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप समझिए इस चीज़ को कि ये टेस्टिस है, जो टेस्टिस के जो बाहरी वॉल होता है, जो स्किन आपको दिखता है, जिसको हम स्क्रोटल स्किन कहते हैं, ये स्क्रोटल स्किन जो आपका है उसके अंदर में आपका ये टेस्टिस है, जो टेस्टिस की जो दीवार है, इससे हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं, जो बहुत ही फाइब्रस मेम्ब्रेन होता है। और इसके अंदर में ये कंपार्टमेंट जो आपको दिखाया गया हुआ है, जिससे हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं, आपको पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि इसकी संख्या लगभग 250 होती है अकॉर्डिंग टू NCERT। और प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है, जिसकी संख्या भी आपको बता चुके हैं पहले से। तो ये 1 2 3 होती है इसकी संख्या। और ये सारे के सारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है ये सब कहीं ना कहीं जा करके एक साथ मिलता है, जिसे हम ट्यूबुलाई रेक्टाई कहते हैं। और अगेन ये रेक्टाई जो है ना एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है। आप ध्यान से देखिए ये स्ट्रक्चर जो बीच का है, जिसे हम रीटेड टेस्टिस कहते हैं। रीटेड टेस्टिस जो है वो आगे चल करके एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम वासा इफ्रेंसिया कहते हैं, और ये वासा इफ्रेंसिया फिर आगे चल करके एक कन्वॉल्यूटेड, एक थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े स्ट्रक्चर वाला ट्यूब होता है, जिसे हम इपिडिडाइमिस कहते हैं। और ये इपिडिडाइमिस का लोअर पार्ट है, टेल ऑफ इपिडिडाइमिस कह सकते हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी पहले भी हमने चर्चा किया कि टेल ऑफ इपिडिडाइमिस ही एक पार्ट ऐसा है जहाँ पे ये स्पर्म आ करके
एक प्रोसेस करता है जिसको हम कैपेसिटेशन कहते हैं। और ये कैपेसिटेशन प्रोसेस जो है यहाँ पे होती है, जहाँ पे स्पर्म मोटाइल होता है, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी बनती है, साथ ही साथ उसके अंदर में जो उसकी जो कैपेसिटी है उसकी और बढ़ जाती है, और आगे फिर यहाँ से जो ना वो वास्ट डिफरेंस के थ्रू बाहर की मतलब आगे की ओर चला जाता है। तो ये वास्ट डिफरेंस जो ना फिर आगे की ओर जा करके फिर वो यूरेथ्रा में कॉमन यूरेथ्रा में आपका ओपन होता है यहाँ से, और ये यूरेथ्रा के थ्रू उस स्पर्म को हम यहाँ से आउट कर देते हैं। कई बार क्वेश्चन होता है कि एक्चुअल में स्पर्म का साइट कहाँ है, जहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, जहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो ये ध्यान रखिए कि स्पर्म का फॉर्मेशन जो होता है वो एक्चुअल में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही होता है। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है, अगर इसका हम टीएस काटे, अगर टीएस काट के देखें, ट्रांसवर्स सेक्शन का अगर देखें, तो ये स्ट्रक्चर हमारे सामने आता है। तो इस स्ट्रक्चर को जरा ध्यान से देखिए कि बहुत सारे इसके अंदर में आपको सेल्स नजर आ रहे हैं, और ये सेल्स जो है जिससे हम स्पर्मेटोजोआ कहते हैं, और इन्हीं स्पर्मेटोजोआ के बीच बीच में जो ये स्ट्रक्चर जो आपको ये जो सेल्स दिखाया गया हुआ है, ये हमने पॉइंट किया है कि ये सेल्स जो है सर्टोलाइज सेल्स है। ये सर्टोलाइज सेल्स क्या करता है कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, किसको? स्पर्मेटोजोआ को, क्योंकि ये स्पर्मेटोजोआ का स्पर्मेटोजेनेसिस होना है और उससे फाइनली स्पर्म बनना है। तो एक्चुअल में उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एंड दैट एनर्जी दैट न्यूट्रिशन कम्स फ्रॉम सर्टोलाइज सेल्स। यही सर्टोलाइज सेल्स है जो इसको प्रोवाइड करता है। अब ये भी ध्यान रखना है कि इसके बाहर में जो स्पेस है जिसको आप इंटरस्टाइटियल स्पेस कहते हैं, ये इंटरस्टाइटियल स्पेस में बहुत सारे सेल्स हैं जो इंटरस्टाइटियल सेल्स के नाम से जाना जाता है। इसी इंटरस्टाइटियल सेल्स को हम लीडिंग सेल्स कहते हैं, और यही लीडिंग सेल्स से आपका एक हार्मोन निकलता है जिसे हम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। यही मेल एंड्रोजन है जिसका इफेक्ट जो होता है वो ये स्पर्मेटोजेनेसिस पे सबसे ज़्यादा होती है। तो ये हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने जाना। अगर ये वीडियो आपको पसंद होता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और जो भी इसमें अगर डाउट लगे तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप इसको लिख करके भेजिए, तो इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और आगे के लिए इस चीज़ को हम सुधारेंगे। थैंक यू सो मच।